Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. वेलकम। तो आज की जनरेशन में अर्ली हियरिंग लॉस क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, टिनाइटिस एक चीज होती है ना, जी। तो वो ये मिस्टीरियस आवाज आती कहाँ से? कुदरत का करिश्मा है ये। कॉक्लियर इम्प्लांट किस एज में, किस कंडीशन में हेल्पफुल होता है? कॉक्लियर इम्प्लांट जिन बच्चों के साथ ये है कि बाय बर्थ जी। जो सुन नहीं पाते, अगर ये इनपुट नहीं होगा तो ये आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए जो बच्चे बचपन से अगर नहीं सुन सकते, इसीलिए वो बोल नहीं पाते, तो वो बोल नहीं टिनाइटिस पाते। या वर्टाइगो, ये इनके केसेस में पेशेंट को ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजना प्राइमरीली ईएनटी के काफी पास ही है जाना, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास? उसके प्राइमरी बाद पहले ईएनटी के पास जाना चाहिए। ईएनटी विल डायग्नोस एंड देन ही विल सेंड। जहाज पे सब सफर करते हैं, फ्लाइट में तो फ्लाइट में कान बंद होता है, कान जो है वो प्रेशर से अफेक्टेड होता है। जैसे आप ऊपर जाते हैं तो जी। प्रेशर लो होता है, Air तो लो वो जिसको हम लोग बैरोट्रॉमा बोलते हैं, या प्रेशर डिफरेंस जो होता है उससे कान अफेक्टेड होता है। कान का पर्दा अंदर और बाहर से कटता है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। पहले तो आज की जनरेशन में अर्ली हियरिंग लॉस क्यों बढ़ रहा है? यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ईयरफोन्स। और ईयरबड, वो ईयरफोन Earphones। ईयरबड जो ब्लूटूथ वाला लगाते हैं हम लोग, वो तो कोई मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है उसको यूज करने की? मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट तो अभी इस पे स्टडी चल रही है। अभी पिछले महीने हमारे वहाँ हमारे कॉलेज में एम्स ऋषिकेश से आए थे प्रोफेसर सौरभ वॉशमैन, तो वो लोग स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जी। उसमें जो अभी तक जो 2-3 स्टडीज उन्होंने की हैं, उसमें मतलब एक इंसान की आदत होती है कि वो एक ही कान से इस कान से जी, फोन लगा के सुनता है। तो उन्होंने जिस कान जो डोमिनेंट कान था उसको उन्होंने वो माना कि ये है नॉर्मल, और ये हमारा कंपेयर करने के लिए जो ये दूसरा वाला जी। और उसमें जब उन्होंने जितने भी टेस्ट ऑफ हियरिंग की है, उनसे ये स्टडी ली गई कि आप कितने घंटे फोन यूज करते हैं, कितने सालों से यूज जी करते जी, हैं। सर्वे की तरह से जी। तो ये एकदम क्लियर कट है कि जितना लॉन्गर ड्यूरेशन आपका फोन का यूसेज है, या जितना लॉन्गर ड्यूरेशन आपका हियरिंग हेडफोन्स हैं, हेडफोन्स का यूसेज है, लाउड म्यूजिक भी, लाउड म्यूजिक, ये तीनों चीजें सच में नुकसान करती हैं। बिल्कुल। हियरिंग तो एक है ही है। आपकी स्लीप, आपकी मेंटल कंसंट्रेशन, आपकी जो इरिटेबिलिटी, ये सबको अफेक्ट करती है। अच्छा, टिनाइटिस एक चीज होती है ना, जी। तो वो ये मिस्टीरियस आवाज आती कहाँ से? इसको कुदरत का करिश्मा कहिए, हाँ। या वही क्या होता है ये इसमें? एक्चुअली यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये कान की फिजियोलॉजी की मतलब जो है फिजियोलॉजी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। जो कान की एनर्जी है, साउंड एनर्जी को एक अंदर हेयर सेल्स होते हैं, इनर और आउटर हेयर सेल्स, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर हियरिंग सेल। हाँ, उनको नाम हेयर सेल्स दिया गया है। अंदर कॉक्लिया के अंदर वो होते हैं, वो हेयर सेल्स होते हैं। तो जब वो हेयर सेल्स डैमेज होते हैं किसी भी वजह से, बिकॉज ऑफ नॉइज इंड्यूस्ड ट्रॉमा या कोई भी ट्रॉमा, एकॉस्टिक ट्रॉमा से, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हियरिंग एड्स नर्व जो हमारी सुनने की नसों से ब्रेन को भेजते हैं, तो उससे सुनाई देता है। वंस दोज जो हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनके अंदर से एक वो खुद वो प्रोड्यूस करते हैं एक आवाज, नॉइज, वो फिर वो होती है, टिनाइटिस तो वो टिनाइटिस। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। इसको जो कॉजेज उस हेयर सेल्स के बाहर से अगर हैं, जी, जिनको हम लोग जैसे वैस्कुलर टिनाइटिस, कोई ब्लड वेसल का ट्यूमर अगर आसपास कहीं कान के आसपास हो जाए, तो क्योंकि खून की नसों का दौरा बहुत तेज हो जाता है वहां पे, जी, तो उसकी आवाज कान को सुनाई देती है, लेकिन वो हार्ट रेट से कोरिलेट करती है, बजिंग, उस तरह की टिनाइटिस होगी। तो इस तरह का, लेकिन जो कंटिन्यूअस टिनाइटिस होता है लगातार वाला, वो अमूमन वो हेयर सेल के डैमेज से होता है। और ये परमानेंट डैमेज है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट है? नहीं, इसका कोई पर से अभी कोई इलाज नहीं। कोई इम्प्लांटेशन, देयर आर सो मेनी मेडिकल ट्रीटमेंट थ्योरीज चल रही हैं जिसपे काम हो रहा है, लेकिन बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। ये कॉक्लियर इम्प्लांट, इट्स अ बोन। हाँ, किस एज में, किस कंडीशन में हेल्पफुल होता है? कॉक्लियर इम्प्लांट
जिन बच्चों के साथ ये है कि बाय बर्थ जी। जो सुन नहीं पाते, बशर्ते उसमें कुछ टेस्ट होते हैं कि मतलब आपका इनर ईयर कॉक्लिया तक डैमेज है, सुनने की नस और उसके बाद का सिस्टम बना हाँ हुआ वो ठीक है जी। उसके बाद का वो सब सिस्टम बना हुआ है, वो है बेटर, तो किया जाता है। एज द अर्लियर द बेटर। तो कॉक्लियर इम्प्लांट कैसे, मतलब क्या इम्प्लांट करते हैं? उसके प्लास्टिक इम्प्लांटेशन है कुछ? नहीं, मतलब उसके दो हिस्से हैं। एक आउटर पार्ट है जिसको कि हम रिसीवर कहते हैं, जो कि जी। रिसीव कर रहा है, कान का पर्दा जिसे कान का बोलते हैं। वो नहीं, मतलब वो बाहर लगा होता है यहाँ ओके। पे। अच्छा, एक अंदर का जो इनर पार्ट होता है मैग्नेटिक पार्ट, और उसमें से फिर वो एनर्जी को वो मैग्नेटिकली उधर ट्रांसमिट करता है, और फिर वो इलेक्ट्रोड एक होता है जो कि हम लोग कॉक्लिया के अंदर, जो हियरिंग का सिस्टम है कॉक्लिया के अंदर, वो इलेक्ट्रोड डाला जाता है, वो इलेक्ट्रोड पुश किया जाता है। इट्स नॉट, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, लेकिन इट्स अ सोफिस्टिकेटेड सर्जरी जी। तो उस सर्जरी से उसको वहां पे प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रोड को, तो फिर जो यहाँ सामने रिसीवर होता है जो आप यहाँ पहनते हैं वो, और फिर एक ट्रांसमीटर, मैग्नेटिक ट्रांसमीटर होता है उससे, और फिर वो थ्रू द इलेक्ट्रोड साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो फिर नसों के थ्रू जाती है। तो इससे तो सुनना बेहतर हो जाता है। सुनना इम्पोर्टेंट इसलिए है हियरिंग, क्योंकि हियरिंग से स्पीच डिपेंडेंट है। अगर ये इनपुट नहीं होगा तो ये आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए जो बच्चे बचपन से अगर नहीं सुन सकते, इसीलिए वो बोल नहीं पाते, तो वो बोल नहीं पाते, तो इसलिए द अर्लियर द बेटर। आपको जब पता चल जाए कि साल भर मगा है, 12 महीने का, 14 महीने का, 16 महीने का है, द अर्लियर इट इज डन द बेटर। तो क्या रूरल इंडिया में ये जो हियरिंग के केयर एक्सेसिबल है? अब अभी तो नहीं, अभी तक नहीं है अभी तो एक्सेसिबल। ओके। तो क्या ईयर इन्फेक्शन से ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है, स्पेशली बच्चों में? हाँ, बच्चों बड़ों सब में, लेकिन अब पहले ये बहुत कॉमन था। अब बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ बेटर एंटीबायोटिक्स, बेटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, इसके इंसिडेंस कम हो गए हैं। मतलब आज से जस्ट 20 years डाउन द लाइन जब हम एमएस कर रहे थे, तब हमारे पास ब्रेन एब्सेस के पेशेंट बहुत ज्यादा आते थे, कॉम्प्लिकेटेड, ईयर से कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन एब्सेस के मरीज ज्यादा होते थे। अब 20 साल बाद हम इस चीज को देख रहे हैं कि उसका इंसिडेंस कम हो गया है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अच्छी हो गई हैं, लोग अवेयर हो गए हैं, तो लेकिन ये कनेक्शन तो है। अच्छा, ये अभी बताया आपने, इनर ईयर का बैलेंस अगर फेल करे तो ब्रेन और विजन दोनों पर क्या इम्पैक्ट होता है उसका? नहीं, पहली चीज सिंपल समझने की है कि बॉडी का बैलेंस 3 चीजें हैं, 3 ऑर्गन्स हैं जो बनाते हैं। जी जी। पहला कान के अंदर इनर ईयर में है, फर्स्ट ऑर्गन। सेकंड ऑर्गन जो है आपका आंखें हैं जी, विजन। और थर्ड जो है, जिनको हम लोग जॉइंट रिसेप्टर्स बोलते हैं, सारे जोड़ों में बॉडी के जॉइंट्स में रिसेप्टर्स होते हैं, वो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बॉडी का बैलेंस बनता है। इन तीनों में से अगर कोई एक गड़बड़ भी हो जाए तो 2 लोग उस चीज को ओवरकम कर लेते हैं। जैसे ब्लाइंड आदमी, लेकिन उसका भी बैलेंस बना होता है, सीधा चलता है। लेकिन 3 में से अगर 2 गड़बड़ हो गए तो नहीं बनेगा, यू विल ऑलवेज फॉल डाउन। तो ब्रेन पर भी, विजन पर भी? ब्रेन पे और विजन पे नहीं है, क्योंकि ये जो है, ये आप कान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कि कान के अंदर इनर ईयर में, जिसको हम लोग लैब्रिंथ बोलते हैं, उसमें एक फ्लूइड होता है और सारी चीज होती है। उसके मूवमेंट से आपकी हेड का, आपकी बॉडी की पोजीशन का जो 3D स्पेस में स्पेशल ओरिएंटेशन है, वो इनर ईयर का काम है। वो और चीज वो है, तो वो स्पेशल अरेंजमेंट वो ब्रेन को भेजता है, उससे आप फिर अपने आप का बॉडी का बैलेंस बना लेते हैं। इसमें कितना मेडिकल डेवलपमेंट का कितना इंटरफेरेंस हो गया है इसमें? इनर ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इसमें भी एक मिथ है कि जिसको भी चक्कर आता है, चक्कर या वो उसकी, तो वो सबसे पहले न्यूरो को कंसल्ट करता है। प्राइमरीली यू शुड कंसल्ट, बिकॉज 80 to 90% कॉज ऑफ वर्टाइगो इज इन द ईयर जी। तो ये टिनाइटिस या वर्टाइगो, ये इनके केसेस में पेशेंट को ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजना प्राइमरीली ईएनटी के पास है या न्यूरोलॉजिस्ट के पास? पहले ईएनटी के पास जाना चाहिए। ईएनटी विल डायग्नोस एंड देन ही विल सेंड इट टू अदर पीपल। अच्छा, क्या लाउड नॉइज जो होता है, तेज आवाज, नॉइज एक्सपोजर, सिर्फ सुनाई नहीं, ब्रेन के कंसंट्रेशन और मेमोरी के
पर भी असर करता है? हाँ, वो यही बात तो मैंने कही कि जितना लाउड इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अच्छा, जितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए आपने ये देखा होगा ना कि जो हेवी इंडस्ट्रीज होती है, हेवी इंडस्ट्रीज में इसीलिए रेगुलर ईयर चेकअप इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर वो 90 dB या 100 dB से ज्यादा साउंड का एक्सपोजर हो रहा है आपको, तो वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद फिर उनको शिफ्ट करते हैं कि अब बस इतना एक्सपोजर हो गया आपका, इतना ड्यूरेशन के लिए अब आप दूसरे जगह पे काम करिए, यहाँ पे साइलेंट वो एक तो शिफ्टिंग, दूसरे प्रॉपर गियर्स के साथ जो है वो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज की दौर में जो यूज ऑफ हेडफोन्स, लाउड म्यूजिक, ये आपकी मेमोरी को, आपके कंसंट्रेशन को, आपकी थिंकिंग को, थिंकिंग को ये अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए जो इरिटेबिलिटी जिसको हम लोग वो वर्ड यूज कर रहे हैं, एंड नीड, इंसोम्निया इज आल्सो। अच्छा, आखिरी ईयर पर सवाल आखिरी है कि जहाज पे सब सफर करते हैं, फ्लाइट में, तो फ्लाइट में कान बंद होता है, और जैसे शुरू में तो मुझको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बाद में ये लोगों ने बताया कि इसको नाक बंद करके आप करते रहिए, ठीक हो जाता है, या फिर सिप सिप करके पानी पीते रहिए, ठीक हो जाता है, या आप हेडफोन लगा लीजिए तो ही वो ठीक रहता है। हेडफोन का तो नहीं, लेकिन कान जो है वो प्रेशर से अफेक्टेड होता है। जैसे आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर लो होता है, तो लो वो जिसको लोग बैरोट्रॉमा बोलते हैं, या प्रेशर डिफरेंस जो होता है उससे कान अफेक्टेड होता है, कान का पर्दा अंदर और बाहर से पड़ता है। तो वही जो जिससे बात से शुरुआत हुई थी, फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप, एक तो ये है कि आप बीच बीच में पानी पिए, पानी पीने से स्वॉलोइंग से वो जो नाक के पीछे एक ट्यूब होती है जो कान को जोड़ती है, यही उसका काम है, इक्वेट करना, प्रेशर इक्वेट करना। तो वंस यू डू स्वॉलोइंग, आप जब पानी पिएंगे, सिप पिएंगे, या कोई टॉफी रख करके चूज करके, तो वो इंस्ट्रूशन ट्यूब ओपन होगी, ओपन, क्योंकि नॉर्मली वो बंद रहती है हमेशा जी, जब आप स्वॉलो करते हैं तब ओपन होती है, फिर तो वो इक्वेट करती है। जब आप प्रेशर से यहाँ से ब्लो करते हैं मुंह बंद करके, तो वहां से वही प्रेशर अंदर ट्रांसमिट होता है, उसको ओपन करता है और फिर वो प्रेशर वही चेक करता है। बेस्ट वे इज कि पहली चीज की एट द टाइम ऑफ एक्यूट, जब जुकाम हो बहुत ज्यादा हो, तो नहीं ट्रैवल करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो डॉक्टर से मिलकर नाक में नेजल ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो डाल लें, ताकि नाक खुली रहे और ट्यूब खुला रहे, तो वो नहीं होगा। और अगर ये आपको बार बार होता है तो बेस्ट इज स्वॉलोइंग चिप्स या च्युइंग गम या टॉफी, कुछ इस तरह का ले जाता रहे, मतलब एक लार जाता रहे अंदर, तो फ्रीक्वेंटली स्वॉलोइंग करते रहे। अच्छा, पर्सनली ईयर में आपका फेवरेट साउंड इन द वर्ल्ड? साउंड माशाल्लाह। आज कौन कान साफ करने के लिए सही तरीका क्या है? ईयरबैग्स जो है वो मेरा फ्रेंड है या फो है? ईयरबैग्स तो इट्स अ, देखिए समझने की चीज है कि इट्स अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। जैसे बाहर आपको पसीना हो रहा है जी, तो कान के अंदर कुदरत ने उसको मॉडिफाई कर दिया है, वो वैक्स बना रहा है, पसीना नहीं बना रहा है। तो वो वैक्स बेसिकली उसकी शायद वही है कि अल्लाह ताला की कौन की मतलब कितनी नेमतों को तुम झुटलाओगे, उसमें से एक नेमत भी है वो है फबीई अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वाली बात है कि आप चेहरे पे क्रीम, मॉइस्चराइजर सब लगा लेते हैं, लेकिन कान की स्किन को मॉइस्ट करने के लिए क्या है? तो वो नेचर ने वो दे रखा है वैक्स की, वो उसको अंदर से वो बनता है और वो मॉइस्चराइज करता रहता है। टिनाइटस को हिंदी में क्या कहेंगे? तो मैं भी नहीं पता इसके बारे में कभी, क्योंकि मरीज से टिनाइटस ही आके बोलता है। अच्छा, वही बोलता है, कुछ लोग तो नहीं बोलते होंगे। हाँ, नहीं तो फिर ये कान में से वो झिंगुर जैसी आवाज आ रही है या सीटी की आवाज आ रही है, इस तरीके की। अच्छा, ये तो व्हाइट नोज या साइलेंस क्या पसंद है आपको? साइलेंस इज बेटर, व्हाइट नॉइज तो एकदम जी। एक जगह जहाँ आवाज सुन के आपको इमोशनल फील होता है? जगह जहाँ पे आवाज सुन के मतलब इमोशनल फील होता है, कुछ आवाज, अजान हो सकता है, इमोशनल फील होता है किसी जगह पर आवाज सुन के, या म्यूजिक में होता हो आपको? नहीं, आवाज इमोशनल तो ये है कि कोई
जिसको कहा जाए कि किसी ने भी कोई अच्छी बात कह दी जो दिल छू जाए। हाँ, वो है। और गाने की बात, सॉन्ग जो आपको सुन के स्ट्रेस आ जाता उल्टा, वो है, मतलब आई शुड नेम द सिंगर, लेकिन जो आजकल के ये रैप हनी अच्छा सिंह और अच्छा ये अच्छा सब अच्छा जो- अच्छा, कुछ अच्छे भी हैं इन लोगों के। चलिए अच्छे भी सुन के देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, और आपका वक्त देने के लिए हम आते शुक्रिया हैं। आपका बहुत बहुत कि आपने हमको इस लायक समझा। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।